Hello students, how are you all? I hope you all are fine. I am Sharandeep Kaur and today we are going to start our new chapter of chemistry D block elements. लास्ट लेक्चर में हमने P ब्लॉक को कंप्लीट किया है ना, आज हम D को शुरू करते हैं। तो एक जैसे ही है ना, इसीलिए मैंने ये इकट्ठे ही करवाए हैं आपको। ठीक है बेटा, तो D ब्लॉक्स करते हैं आज स्टार्ट। चलो बेटा। हाँ जी स्टूडेंट्स, तो अब हम करते हैं मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स के बारे में। ठीक है, डी एंड एफ ब्लॉक में हमने काफ़ी पार्ट मतलब लास्ट लेक्चर में किया था। आज हम डी ब्लॉक्स की ही प्रॉपर्टीज़ को ही कंटिन्यू कर रहे हैं। मतलब कौन सी प्रॉपर्टी आज हमारी फर्स्ट कौन सी प्रॉपर्टी है, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है बेटा, देखो जो ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं ना, इनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो काफ़ी हाई होता है। हमें पता है ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, है ना, ये मेटल्स होते हैं। हम मेटल्स का तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई होता ही है ना, बिकॉज ये काफ़ी ज़्यादा हार्ड होते हैं। ओनली जिंक, मरकरी एंड कैडमियम, ये तीनों को छोड़ के मतलब 3D 4D 5D सीरीज़ के जो लास्ट वाले एलिमेंट्स हैं, है ना, 3D 5D 4D 3D 4D 5D सीरीज़ के जो लास्ट वाले एलिमेंट्स हैं, कौन, जिंक, कैडमियम एंड मरकरी, इन तीनों को छोड़ के बाकी सारे क्या होते हैं, हार्ड होते हैं। ये तीनों ही हैं जो क्या हैं, सॉफ्ट हैं, बाकी सारे क्या होंगे बेटा, हार्ड होंगे। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखो, द मेल्टिंग पॉइंट्स ऑफ these metal rise to the maximum value and then decrease with increase in the atomic number। मतलब जैसे हम स्कैंडियम से, ठीक है, जिंक तक जाते हैं, पहले तो ये क्या करते हैं, पहले तो इनकी वैल्यू इंक्रीज़ करेगी, फिर बाद में इनकी वैल्यू क्या करेगी, डिक्रीज़ करेगी। ठीक है, पहले तो इंक्रीज़ करेगी, बाद में डिक्रीज़ करेगी। ठीक है, मतलब अगर हम ग्राफ प्लॉट करें, ग्राफ में पहले इनकी वैल्यू इंक्रीज़ करेगी, बाद में इनकी वैल्यू डिक्रीज़ करेगी। ठीक है, इस तरह से मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इनका वेरी करता है। ठीक है, ग्राफ भी आपको शो करूँगी। देन देखो मैंगनीज एंड टेक्टिनियम है, मेटल्स हैव एबनॉर्मली लो मेल्टिंग पॉइंट। मैंगनीज एंड टेक्टिनियम, ठीक है, मतलब MnNTC, ये क्या है, अपनी अपनी ये 3D सीरीज़ में प्रेजेंट होता है, ये 4D में प्रेजेंट होता है। ठीक है, इन दोनों सीरीज़ में ये दोनों एक ऐसे एलिमेंट्स हैं, ठीक है, इसका ये दोनों मतलब एक ही ग्रुप में है, एक ही ग्रुप में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इन दोनों का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है ना, वो एबनॉर्मली काफ़ी कम होता है। ठीक है, हम क्या बोलते हैं, पहले इंक्रीज़ करता है, बाद में डिक्रीज़ करता है। ठीक है, लेकिन इनका कुछ ऐसे वेरी करेगा। ठीक है, कुछ ऐसे जाएगा, बिकॉज यहाँ पे मैंगनीज आएगा। ठीक है, ग्राफ में मैं आपको ग्राफ शो करती हूँ, ये देखो, ये हमारा ग्राफ है। इसमें पहले क्या करता है, इंक्रीज़ करता है, फिर मैंगनीज़ का क्या कर जाएगा, डिक्रीज़, बाद में फिर इंक्रीज़ करते करते बाद में फिर डिक्रीज़ कर जाएगा। ठीक है, एंड मैंगनीज़ है एंड टेक्नीशियम है। ठीक है, ये दोनों ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनका क्या होता है, कम होता है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, अब नॉर्मली इनका कम होता है, इसका रीज़न क्या है ये बाद में करते हैं, पहले नेक्स्ट देखो। इन जनरल ग्रेटर द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, जनरली जितने ज़्यादा नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है, उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इनमें मेटेलिक बॉन्ड होगा एंड उतने ही ज़्यादा इनका बॉइलिंग पॉइंट होगा। ठीक है, फिर आता है जिंक, कैडमियम एंड मरकरी, ये तीनों का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो लो होता है। ठीक है, बिकॉज ये सॉफ्ट है। ठीक है, मैंगनीज एंड टेक्नीशियम, इनका लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। ठीक है, बिकॉज इनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है वो काफ़ी ज़्यादा स्टेबल होती है। क्लियर है बच्चों, ये इसका ग्राफ हो गया। ठीक है, पहली जो ये है ये 3D सीरीज़ है। ठीक है, फिर आ गई 4D सीरीज़ एंड नेक्स्ट ये है 5D सीरीज़। इन तीनों सीरीज़ का क्या है, ये ग्राफ प्लॉट किया हुआ है, पहले डिक्रीज़ करेगा, फिर इंक्रीज़ करेगा, फिर डिक्रीज़। ठीक है, इंक्रीज़ फिर इसका डिक्रीज़ हो गया। वैसे तो बेटा इंक्रीज़ से डिक्रीज़ ही होता है। ठीक है, यहाँ पे बस ये दो हैं जो क्या है, अब नॉर्मल बिहेवियर शो करते हैं, जो कि 5D सीरीज़ में नहीं होता। 5D सीरीज़ में ऐसी पहले इंक्रीज़, बाद में डिक्रीज़। ठीक है, इसमें कोई भी मैंगनीज एंड टेक्नीशियम की तरह नहीं होता, जिसका एबनॉर्मली लो मेल्टिंग या
हाँ जी बेटा, आयोनाइजेशन एंथैल्पी तो आपको पता ही है क्या होती है कि कितनी एनर्जी चाहिए एटम में से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, ठीक है। तो जो फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पीज़ की बात करते हैं ऑफ 3D सीरीज़, ठीक है, 3D सीरीज़ की फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी की बात करते हैं। इसमें क्या होता है बेटा, 3D सीरीज़ है स्कैंडियम से लेके जिंक तक, ठीक है। यहाँ पे देखो हमारे पास क्या है, फर्स्ट सेकंड थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पीज़ आपको बताई गई हैं। फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी, सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी एंड थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी, ठीक है। ध्यान से देखो बेटा, फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी, फिर सेकंड, फिर थर्ड। फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो होती है वो क्या होती है, कम होती है एज़ कम्पेयर टू सेकंड एंड एज़ कम्पेयर टू थर्ड, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या होती है बेटा, कम होती है। आपको पता है कि अगर एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है एंड दो को निकालना है, तो दो को निकालने के लिए ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी ना, इसीलिए, ठीक है। तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी का ट्रेंड देखो, फर्स्ट में क्या होता है, फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी पहले इंक्रीज़ की, फिर थोड़ी सी डिक्रीज़ की, फिर इंक्रीज़ की, फिर हाईली इंक्रीज़ करती है, फिर डिक्रीज़ करती है, फिर इंक्रीज़ करती है। मतलब कोई एक प्रॉपर ट्रेंड इसका नहीं होता, इंक्रीज़ करेगी डिक्रीज़ करेगी, इंक्रीज़ करेगी डिक्रीज़ करेगी, इसी तरह से ये चलती है, ठीक है, ऐसा होता है। लेकिन जो लास्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पीज होती है ना, वो काफ़ी ज़्यादा होती हैं, ठीक है। एक चीज़ का ध्यान दो बेटा कि हमारे पास यहाँ पे क्या मेंशन है, देखो इसमें भी जिंक की ज़्यादा, इसमें भी जिंक की ज़्यादा, लेकिन जो सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी है ना, वो कॉपर की ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू दी जिंक, ठीक है। जिंक के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 4s2, सॉरी हम लिखते हैं जिंक की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 3d10 4s2, है ना। कॉपर की क्या होती है बेटा, 3d10 4s1, ठीक है। अगर जिंक में से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है, ये वाला इलेक्ट्रॉन बाहर चला गया, यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, ओनली 1 रह जाएगा, ठीक है। अगर 2 बार निकाल देंगे तो यहाँ पे 0 रह जाएगा। इसका मतलब जिंक की +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या होगा, 3d10, ठीक है। लेकिन अगर हम कॉपर की प्लस निकालेंगे तो वही 3d10 बन जाएगा। अब इसमें से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना बहुत मुश्किल है। सेकंड इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना है ना, सेकंड इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना है, मान लो जिंक पॉजिटिव एंड कॉपर पॉजिटिव अगर हम लिखें, तो जिंक पॉजिटिव क्या आएगा हमारे पास, 3d10 4s1, ठीक है। कॉपर क्या आएगा, ओनली 3d10। तो सेकंड इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के बाद क्या होगा, 4s में से इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना ईजी है या 3d में से बाहर निकालना ईजी है, बताओ। 4s में से इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना ईजी है, 3d10 में से, 3d10 तो फुली फिल्ड है, इसमें से तो बाहर निकालना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होगा, इसको हम इजीली बाहर निकाल सकते हैं। तो इसीलिए सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी जिंक की कम होती है एज़ कम्पेयर टू कॉपर, ठीक है बच्चों। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इनके बारे में थोड़ा और पढ़ लेते हैं। क्रोमियम एंड कॉपर हैव एक्सेप्शनली हाई आयोनाइजेशन एंथैल्पी, क्योंकि इनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है वो भी एक्सेप्शनल होती है ना, इसी वजह से। द वैल्यू ऑफ सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ जिंक इज कॉरस्पॉन्डिंगली लो, ये तो अभी हम करके आए हैं। द थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पीज शो हाई वैल्यू ऑफ मैंगनीज एंड जिंक। जिंक एंड मैंगनीज की थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पीज की वैल्यू बहुत ज़्यादा हाई है। क्यों ज़्यादा है, बिकॉज उनके पास हाफ फिल्ड Mn में क्या होता है, 3d5, Mn2 पॉजिटिव में, ठीक है। एंड जिंक 2 पॉजिटिव में क्या होता है, 3d10। दोनों के पास इसके पास हाफ फील्ड है, इसके पास फुली फील्ड है, मतलब दोनों के जो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ना, इसी वजह से इनकी आयनाइजेशन एंथैल्पीज भी क्या होंगी, हाई होंगी। थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ आयरन, ये स्मॉल होती है बाकी सभियों से, ठीक है। क्यों स्मॉल होती है, देखो थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ आयरन मैग्नीज से स्मॉल होती है, क्यों, देखो आयरन की क्या होती है, आयरन Fe2 पॉजिटिव लो, आयरन 3d6 है ना, मैग्नीज 2 पॉजिटिव 3d5, ये तो बहुत ही स्टेबल है। इसमें से अगर हम एक बाहर निकाल देंगे तो ये 3d5 ही बन जाएगी, स्टेबल बन जाएगी, इसीलिए इसकी थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम होगी एज कम्पेयर टू मैंगनीज, ठीक है बेटा। देन फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ थर्ड ट्रांजिशन सीरीज आर हायर देन दोज ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड। जो फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी होती है ना थर्ड सीरीज़ की, मतलब 5d सीरीज़ की, वो बहुत ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू फर्स्ट एंड सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज़, ठीक है। इसके बाद बेटा हमारे पास है ऑक्सीडेशन
स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट पहले भी हमने पढ़ा कि ये क्या है, लार्ज नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाती हैं, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती हैं, ठीक है। क्यों? n-1d इलेक्ट्रॉन की इन्वॉल्वमेंट की वजह से, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, स्कैंडियम +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, ये +3 +4 इस तरह से बेटा पढ़ लेना। मैंगनीज जो है ये क्या करेगा, 7 तक ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, 2 3 4 5 6 एंड 7, +2 से लेके +7 तक ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है मैंगनीज, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है सम इम्पॉर्टेंट कंक्लूजन रिगार्डिंग ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ एलिमेंट्स। देखो क्या कंक्लूजन्स निकलती हैं कि इनकी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, ठीक है। सेकंड, एक्सेप्ट स्कैंडियम, स्कैंडियम जो को छोड़ के बाकी सभी जो हैं, ठीक है, वो जो फर्स्ट रो एलिमेंट है ना, वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, ठीक है। देन द एलिमेंट विच शो द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट अक्कर इन और नियर द मिडल ऑफ द सीरीज। मतलब ग्रेटेस्ट नंबर ऑक्सीडेशन स्टेट के वो क्या है, मिडल में प्रेजेंट होंगे। जैसे Mn की सबसे ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट्स होती हैं ना, तो इसी वजह से वो क्या है, मिडल में प्रेजेंट होंगी, ठीक है। स्कैंडियम 2 पॉजिटिव इज़ नोन, ठीक है, इज़ अननोन। स्कैंडियम 2 पॉजिटिव अननोन है, मिलता नहीं। टाइटेनियम 4 पॉजिटिव ज़्यादा स्टेबल होता है, किसकी वजह से, किससे ज़्यादा स्टेबल होता है, टाइटेनियम 3 एंड टाइटेनियम 2 से, ठीक है। एंड जिंक ओनली 2 पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट ही शो करता है। विद इन द सेम ग्रुप, अगर हम सेम ग्रुप की बात करें तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, इंक्रीज करती है एज द एटॉमिक नंबर इंक्रीजेज। मतलब अगर हम बात करें कि जो ऑक्सीडेशन मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है वो ऑस्मियम शो करता है कितनी, +8, अगर हम सभी कंपाउंड्स की बात करेंगे तो, ठीक है। देन द वेरिएबिलिटी ऑफ द ऑक्सीडेशन स्टेट किसकी वजह से होती है, बिकॉज इनके पास इनकम्प्लीट या फिर अनफिल्ड क्या है, डी ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होते हैं, पार्शली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होते हैं इसी वजह से, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा हमारा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इसमें क्या होता है, द मैग्नीट्यूड ऑफ आयोनाइजेशन एंथैल्पी गिव्स द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म पर्टिकुलर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द मेटल और द कंपाउंड। पता लगा बट बेटा इन्होंने क्या बोला है कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या बताता है कि कितनी हमें एनर्जी की ज़रूरत है इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाने के लिए किसी पर्टिकुलर ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए, ठीक है। मतलब अगर हमने 2 पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट बनानी है तो 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने पड़ेंगे, 3 पॉजिटिव बनानी है तो 3 बाहर निकालने पड़ेंगे, ठीक है। देन क्या है, स्मॉलर द आयोनाइजेशन एंथैल्पी मोर स्टेबल इन इट्स कंपाउंड, ठीक है। मतलब जितनी कम आयोनाइजेशन एंथैल्पी होगी, ठीक है, उतना स्टेबल कंपाउंड बनेगा। समझ में आया? मतलब अगर बेटा देखो, अगर ज़्यादा आयोनाइजेशन एंथैल्पी है तो हमें ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी, अगर कम एनर्जी लगाने से हमारा काम चल रहा है तो हम उसी को फॉलो करेंगे ना। तो देखो यहाँ पे निकल एंड प्लेटिनम की आयोनाइजेशन एंथैल्पीज शो की हुई हैं, ठीक है। निकल की अगर हम फर्स्ट एंड सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी देखें तो निकल की कम है, प्लेटिनम की ज़्यादा। लेकिन अगर हम थर्ड एंड फोर्थ आयोनाइजेशन एंथैल्पीज का सम देखें तो निकल की ज़्यादा है, प्लेटिनम की कम, ठीक है। अगर हम दोनों का टोटल करते हैं, टोटल करने से क्या पता चलता है कि निकल की 4th ऑक्सीडेशन स्टेट की वैल्यू ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू प्लेटिनम। इसका क्या मतलब हुआ कि निकल की 4 पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है, एंड प्लेटिनम की 4 पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, ये दोनों क्या है, इन दोनों में से कौन ज़्यादा स्टेबल है? प्लेटिनम की ज़्यादा स्टेबल है क्योंकि एनर्जी कम है, ठीक है। लेकिन अगर हम 2 पॉजिटिव की बात करें तो 2 पॉजिटिव निकल ज़्यादा स्टेबल होगी एज़ कम्पेयर टू प्लेटिनम 2 पॉजिटिव, ठीक है। तो अगर हम बात करें 4 पॉजिटिव वाला कंपाउंड तो प्लेटिनम ज़्यादा बनाएगा, 2 पॉजिटिव वाला निकल ज़्यादा बनाएगा, ठीक है। निकल 2 पॉजिटिव कंपाउंड थर्मोडायनेमिकली ज़्यादा स्टेबल होते हैं, प्लेटिनम 4 के कंपाउंड ज़्यादा स्टेबल होते हैं। समझ में आया बच्चों? नेक्स्ट देखो, इन सॉल्यूशंस, अगर हम सॉल्यूशंस की बात करें, स्टेबिलिटी किसके रिगार्डिंग देखी जाती है? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के रिगार्डिंग देखी जाती है, ठीक है। इनकी जो है ना बेटा 4 चीज़ों पे डिपेंड करेगी। देखो, द स्टेबिलिटी ऑफ अ कंपाउंड डिपेंड्स अपॉन आयोनाइजेशन एंथैल्पी, सब्लिमेशन एंथैल्पी, हाइड्रेशन एंथैल्पी। ये 3 चीज़ों पे डिपेंड करती है स्टेबिलिटी किसी भी कंपाउंड की। आयोनाइजेशन एंथैल्पी, सब्लिमेशन एंथैल्पी एंड हाइड्रेशन एंथैल्पी। इसको बोला जाता है बेटा बॉर्न
बोर्न-हैबर्स साइकिल, बोर्न-हैबर्स साइकिल इसको बोला जाता है। ठीक है, क्या होता है बोर्न-हैबर साइकिल? ये वाला, इसमें क्या होता है बेटा, पहले हमारे पास मेटल सॉलिड है, ठीक है, इसको किस में हमने कन्वर्ट करना है? गैस में। अगर गैस में कन्वर्ट करेंगे तो कौन सी एनर्जी लगेगी? सब्लिमेशन। फिर गैस को आयन में कन्वर्ट करना है, कौन सी एनर्जी लगेगी? आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है, फिर इसको एक्वस में कन्वर्ट करना है, कौन सी एनर्जी लगेगी? हाइड्रेशन एंथैल्पी। इन तीनों एनर्जीज का जो सम होगा ना, वो होता है हमारी टोटल एनर्जी। ठीक है, वो होती है टोटल एनर्जी। समझ में आया? तो टोटल एनर्जी किसके इक्वल है? सब्लिमेशन एंथैल्पी, आयनाइजेशन एंथैल्पी एंड डिहाइड्रेशन एंथैल्पी। अब देखो, द सिमिलर साइकिल में बी कंस्ट्रक्टेड फॉर द फॉर्मेशन इन द सॉल्यूशन। मतलब हम अगर सॉल्यूशन में बना रहे हैं तब भी ऐसा ही एक साइकिल बना सकते हैं। वहाँ पे हम मतलब आयनाइजेशन एनर्जी किस में चेंज हो जाएगी? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में। ठीक है, उसमें चेंज हो जाएगी। अब द स्मॉलर द वैल्यू ऑफ द टोटल एनर्जी, अगर डेल्टा एच की वैल्यू क्या है? कम है। जितनी कम होगी डेल्टा एच की वैल्यू फॉर अ पर्टिकुलर ऑक्सीडेशन स्टेट इन एक्वस सॉल्यूशन, ग्रेटर विल बी द स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी की स्टेबिलिटी उसकी उतनी ही ज़्यादा होगी। ठीक है, आयनाइजेशन एंथैल्पी सॉरी, अगर डेल्टा एच की वैल्यू कम है, स्टेबिलिटी क्या होगी? उसकी ज़्यादा होगी। ठीक है, इसी तरह अगर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू लोअर है, ठीक है, दैट इज मोर नेगेटिव द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ द इलेक्ट्रोड, मोर स्टेबल इज द ऑक्सीडेशन स्टेट। इसका मतलब देखो, डेल्टा एच की वैल्यू स्मॉल, ठीक है, स्टेबिलिटी ज़्यादा। ठीक है, सेकेंड चीज़ हमने क्या देखी है? कि जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल होता है ना, उसकी वैल्यू जितनी कम होगी, ठीक है, या फिर जितनी ज़्यादा नेगेटिव होगी, जितनी वैल्यू कम होगी, उतना ही हमारे पास क्या होगी? वो पर्टिकुलर ऑक्सीडेशन स्टेट उतनी ज़्यादा स्टेबल होगी। मतलब डेल्टा एच की वैल्यू भी कम चाहिए, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू भी हमें कम चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ वैल्यूज़ दी हुई हैं, इसमें से बताओ सबसे कम वैल्यू किसकी है? 1.63 सबसे वैल्यू कम है ना नेगेटिव में। सबसे ज़्यादा अगर हम सॉरी रजे, इसकी नहीं कम, अगर हम सबसे ज़्यादा वैल्यू देखें तो किसकी होगी? 0.34। ठीक है, 0.34 सबसे कम टाइटेनियम की ही है। ठीक है, सबसे कम टाइटेनियम, सबसे ज़्यादा कॉपर की। ठीक है, तो इसका मतलब टाइटेनियम की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे कौन सी दी हुई है? 2 पॉजिटिव। तो टाइटेनियम 2 पॉजिटिव बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है। ठीक है बच्चों, समझ में आया? ये बेटा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल्स की वैल्यूज़ हैं। ठीक है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यूज़ है, ये सबसे कम आ रही है। ठीक है, जिसकी सबसे कम आ रही होगी, टाइटेनियम के सबसे कम आ रही है, देखो, है ना, तो ये मतलब ज़्यादा स्टेबल होगा, टाइटेनियम 2 पॉजिटिव। ठीक है बच्चों, इसके बाद इसकी कंक्लूजन है कि इसकी कंक्लूजन क्या निकलती है? देयर इज़ नो रेगुलर ट्रेंड, आयोनाइजेशन एंथैल्पी का कोई रेगुलर ट्रेंड नहीं है, इरेगुलर ही होता है। ठीक है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ ट्रांजिशन मेटल आर लो इन कंपैरिजन टू दी एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 2। मतलब अगर हम ग्रुप 2 से कंपैरिजन करें तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू इनकी क्या होगी? कम होगी, बिकॉज लार्ज आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ठीक है, जिंक की एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन कम होती है। ठीक है, हाइड्रेशन इसकी क्या होती है? ज़्यादा होती है। ठीक है, इन लो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इन ड्यू टू इट्स हाई आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है, देन कॉपर की पॉजिटिव रिडक्शन पोटेंशियल होता है। ठीक है, क्यों पॉजिटिव होता है? बिकॉज कॉपर को कॉपर 2 पॉजिटिव में कन्वर्ट होने के लिए हाइड्रेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा चाहिए होती है। ठीक है, मतलब जितनी भी एनर्जी चाहिए होगी कॉपर को कॉपर 2 पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए, वो बैलेंस कर देता है हाइड्रेशन एनर्जी। ठीक है, फिर क्या आता है? द वैल्यू बिकम्स लेस नेगेटिव अक्रॉस द सीरीज, पूरी सीरीज में लेस नेगेटिव होती जाती हैं वैल्यूज। ठीक है, वैल्यू ऑफ ई नॉट ऑफ मैंगनीज, निकल एंड जिंक आर मोर नेगेटिव देन एक्सपेक्टेड, जितनी होनी चाहिए थी उससे ज़्यादा नेगेटिव इनकी वैल्यूज़ मानी जाती हैं। ठीक है, किसकी क्यों मानी जाती हैं? दिस इज़ बिकॉज ऑफ देयर स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, निकल 2 पॉजिटिव
इन निकल 2 पॉजिटिव द वैल्यू ऑफ हाइड्रेशन एंथैल्पी इज़ वेरी हाई, काफ़ी ज़्यादा हाइड्रेशन एंथैल्पीज़ की वैल्यूज़ होती हैं, ठीक है। देन हमारे पास क्या हैं, ट्रेंड्स हैं M3 पॉजिटिव टू M2 पॉजिटिव के। पहले तो हमने मेटल से मेटल 2 पॉजिटिव बनाया, अब हम मेटल 2 पॉजिटिव से मेटल 3 पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं और ऑक्सीडाइज कर रहे हैं उसको, मतलब उसकी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट ले रहे हैं, उनके बारे में देखते हैं। कॉपर एंड जिंक के अलावा, ठीक है, लगभग सभी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकते हैं फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ के एलिमेंट्स, ठीक है। जो स्कैंडियम की +3 होती है ये ज़्यादा स्टेबल होती है बिकॉज ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को एक्वायर कर लेती है, ठीक है। हाई वैल्यू ऑफ मैंगनीज Mn2 पॉजिटिव के बाद, ठीक है, इसीलिए वो इनकी वैल्यूज़ क्या आती हैं, पॉजिटिव आती हैं। सिमिलरली आयरन की एंड कोबाल्ट की, ठीक है, बिकॉज इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बन जाएगी, काफ़ी ज़्यादा स्टेबल बन जाएगी। लो वैल्यू ऑफ वेनेडियम की वैल्यू काफ़ी कम है, ठीक है, सबसे कम है। क्यों होती है, बिकॉज वेनेडियम 2 पॉजिटिव जो है इज़ रिलेटेड टू द स्टेबिलिटी ऑफ वेनेडियम 2 पॉजिटिव ड्यू टू हाफ फिल्ड T2G एनर्जी लेवल। इसका जो लोअर एनर्जी लेवल होता है T2G वो हाफ फिल्ड होता है ना, इसी वजह से, ठीक है बच्चों। इसके बाद आते हैं फॉर्मेशन ऑफ कलर्ड आयंस। कलर्ड आयंस की फॉर्मेशन, कलर्ड आयंस की फॉर्मेशन का क्या मतलब कि जो डी ऑर्बिटल्स के एलिमेंट्स हैं वो क्या बनाते हैं, कलर्ड कंपाउंड्स बनाते हैं। क्यों बनाते हैं, ड्यू टू डी ट्रांजिशंस, ठीक है, डी ट्रांजिशंस की वजह से ये क्या बनाते हैं, कलर्ड कंपाउंड्स बनाते हैं। अब डी ट्रांजिशंस क्या होती हैं, देखो बेटा हमारे पास क्या है, ये ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है। हमें पता है ना स्प्लिटिंग हो जाती है, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी या क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग हमने कर रखी है ना, CFT पढ़ के आए हैं 9th चैप्टर में, है ना, उसी से रिलेटेड है। हमने पढ़ा था कि मान लो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, जब ये क्या करेगा, एनर्जी गेन करेगा तो ऊपर चला जाएगा, फिर बाद में ये एनर्जी बाहर निकाल के अपनी ही पोजीशन पे आ जाएगा। जब ये एनर्जी बाहर निकालेगा तो ये क्या है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग कलर शो करेगा। कौन सा कलर ऑब्जर्व किया, कौन सा कलर इसने बाहर निकाला, उसके रिगार्डिंग ये क्या करेगा, कलर शो करेगा, ठीक है। इस लाइट पे डिपेंड करेगा कौन सी एनर्जी उसने एब्जॉर्ब की है एंड कौन सी एनर्जी उसने एमिट किया कि कौन सा कलर वो शो कर रहा है। तो डी ट्रांजिशन की वजह से ये क्या करते हैं, कलर्ड कंपाउंड्स बनाते हैं, ठीक है। एंड जिंक, कैडमियम, मरकरी, इन तीनों को छोड़ के बाकी सारे कलर्ड कंपाउंड्स बनाते हैं। ये कलरलेस होते हैं, क्यों, बिकॉज ये फुली फिल्ड होते हैं तो इनमें डी ट्रांजिशंस हो ही नहीं पाएंगी, ठीक है। तो ये बच्चों इनका क्या है, सीरीज़ में इनका कलर बताया हुआ है, एक पर्टिकुलर ऑक्सीडेशन स्टेट में ये कौन कौन सा कलर शो करते हैं, ठीक है बच्चों। देन है इनके मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ भी आपको पता है क्या होती हैं, पैरामैग्नेटिक है या डायामैग्नेटिक है, ठीक है, आपने किया हुआ है ये सभी कुछ। पैरामैग्नेटिक कब होता है, जब उनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। डायामैग्नेटिक कब होता है, जब उनके सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड होते हैं। एंड इनकी मैग्नेटिक मोमेंट को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, √n+2। ये n क्या होते हैं, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है बच्चों। देन है टेंडेंसी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस बनाने की टेंडेंसी। ये जो बेटा डी ऑर्बिटल्स वाले होते हैं ना, ये क्या है, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं। हमने 9th चैप्टर में क्या किया है, 9th चैप्टर में यही तो किया ना कि जो ये एलिमेंट्स है, निकल है, कोबाल्ट है, कॉपर है, जिंक है, ठीक है, मैंगनीज है, वेनेडियम है, ये सारे क्या बनाते हैं बेटा, आयरन है, बहुत इम्पॉर्टेंट, ठीक है, आयरन है, ये सारे क्या बनाते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स बनाते हैं, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स बनाने की इनकी टेंडेंसी होती है। क्यों होती है हाई टेंडेंसी, फर्स्ट रीज़न है इनका साइज स्मॉल होता है, ठीक है, इनके आयंस का भी साइज स्मॉल होगा, इन पे न्यूक्लियर चार्ज हाई होता है एंड इनके पास डी ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होते हैं स्प्लिटिंग के लिए, ठीक है, एंड काफ़ी एनर्जी प्रोवाइड करवा देते हैं। इसी वजह से ये क्या है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स बनाते हैं या कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं, ठीक है बच्चों। देन है फॉर्मेशन ऑफ इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स। इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स की फॉर्मेशन, इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स क्या होते हैं बेटा, पहले तो ये समझो, हमारे पास क्या है बेटा, एटम्स है, ठीक है, ये एटम्स एक दूसरे के साथ साथ पड़े हैं, ठीक है, लेकिन कितना भी हम इनको एक दूसरे के, इनके बीच कुछ स्पेसेस बच ही जाती हैं, है ना। जो ये स्पेसेस बच गई, है ना, जो ये स्पेसेस बच गई, एक मिनट कलर चेंज कर लेते हैं, जो ये स्पेसेस बच गई ना, इन स्पेसेस के बीच कुछ एटम्स जाके इकट्ठा हो जाते हैं, बाहर वाले एटम्स इकट्ठा हो जाते हैं इन स्पेसेस में। इन स्पेसेस को बोलते हैं
इंटरस्टिशियल स्पेसेस, ठीक है, इंटरस्टिशियल स्पेसेस। तो इन कंपाउंड्स को क्या बोलेंगे? इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स। ये देखो बेटा, ये कुछ एटम्स हैं, इनके बीच कुछ एटम, छोटे एटम्स क्या हैं, ट्रैप हो गए स्पेसिस के बीच में, ठीक है। जैसे हाइड्रोजन हो गया, है ना, कार्बन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ये क्या है, काफ़ी छोटे छोटे एटम्स हैं। ये छोटे छोटे एटम्स, यहाँ पे बोरोन हो गया, है ना, ये सारे यहाँ पे क्या हो जाएंगे, फिट हो जाएंगे, ट्रैप हो जाते हैं। तो इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स। ऐसे कंपाउंड जो कहाँ पे जाके ट्रैप हो जाएं, जो ट्रैप हो जाएं उनकी इंटरस्टिशियस के बीच में, उनकी स्पेसिस के बीच में, ठीक है। हाइड्रोजन, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ठीक है, ये ट्रैप हो जाते हैं। इनको ट्रैप्ड एटम्स बोलते हैं। ये ट्रांजिशन मेटल्स हैं, बड़े एटम्स, ठीक है। तो इसी वजह से ये क्या है, इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स बनाते हैं। क्लियर है बच्चों? देन है इनकी कैटालिटिकल प्रॉपर्टीज़। ये बेटा एज अ कैटालिस्ट यूज़ किए जाते हैं। आपने काफ़ी रिएक्शंस देखा होगा जिसमें आयरन को, मोलिब्डेनम को, निकल को, वेनेडियम को, ठीक है, एज अ कैटालिस्ट यूज़ किया होगा, ठीक है। जैसे आयरन, मोलिब्डेनम को हैबर्स प्रोसेस में यूज़ करते हैं, निकल को रिडक्शन में हेल्प करता है, वेनेडियम O2 SO2 को SO3 में कन्वर्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है ना, एंड और काफ़ी सारी प्रोसेसेस। क्यों इनको यूज़ किया जाता है बेटा? बिकॉज ये क्या है, लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड करवा देते हैं, ठीक है, जिसपे क्या होता है, रिएक्टेंट्स आके एब्जॉर्ब हो जाते हैं, ठीक है। और क्या है कि इनमें इनकी जो दो तरह की मतलब वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स होती हैं, है ना, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट की वजह से भी ये क्या है, कैटालिस्ट का काम करते हैं, ठीक है बच्चों। फिर आते हैं अलॉय फॉर्मेशन। इनको अलॉय फॉर्मेशन में भी यूज़ किया जाता है। ये होमोजीनियस सॉलिड सॉल्यूशन होते हैं पहले तो। अलॉय मतलब दो या दो से ज़्यादा जो मेटल्स हैं वो मिक्स हो जाएंगे, अलॉय बना लेंगे, ठीक है। मान लो जिनका साइज़ सेम है, इनका साइज़ ना बेटा एक्चुअल में सेम होता है ना। हमने देखा था 4D 5D का ज़्यादा फ़र्क नहीं था साइज़ का, है ना। 3D में भी ज़्यादा फ़र्क नहीं था साइज़ का। हमने देखा था कि जैसे जैसे अलॉन्ग दी पीरियड आते हैं तो उनके साइज़ में थोड़ी सी ही कमी आती जाती है, ठीक है। इसी वजह से इनके साइज़ में ज़्यादा फ़र्क नहीं होता। तो ये एक दूसरे की जगह क्या है, एटम्स ले लेते हैं, ठीक है। जब सभी को इकट्ठा हीट किया जाता है एंड देन कूल किया जाता है, ठीक है। पहले हीट करेंगे फिर कूल करेंगे, तो ये एक दूसरे की जगह ले लेते हैं, ठीक है। जैसे देखो, मान लो हमारे पास क्या है, ये एटम्स हैं, ठीक है, ये कुछ एटम्स हैं। यहाँ से हमने क्या कर दिया, एक एटम की जगह पे, इस एटम की जगह पे कोई और एटम लगा दिया। मान लो हमने इस एटम की जगह पे क्या कर दिया, एक और एटम लगा दिया, ठीक है। तो ये एटम चेंज हो गया ना, अब एटम चेंज हो गया तो ये क्या हो गए, अलॉय, ये किसी और मेटल का है, ठीक है। मान लो अगर हम इसको कॉपर ले लें, ये क्या हो जाएगा, जिंक का हो जाएगा, ठीक है। इसी वजह से हम इनको मतलब ये क्या बन गए, फिर अलॉय बन गया, ठीक है बच्चों। इसके बाद आता है लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन का क्या मतलब होता है बेटा? देखो, लैंथेनॉइड्स क्या होते हैं, लैंथेनॉइड होते हैं हमारे F ब्लॉक वाले, ठीक है। एटॉमिक रेडियई एंड आयनिक रेडियई के रिलेटेड देखते हैं, ठीक है। देखो बेटा, आपने ये भी देखा था ना, देखो क्या होता है, पहले मैं आपको लैंथेनाइड के बारे में बताती हूँ। जो हमारी 5D सीरीज़ होती है ना, जो हमारी 5D सीरीज़ होती है ना, 5D सीरीज़ में क्या होता है, 5D सीरीज़ में या फिर लैंथेनॉइड्स में, लैंथेनॉइड मतलब जो हमारी F ब्लॉक की फर्स्ट सीरीज़ है, ठीक है। F ब्लॉक की जो फर्स्ट सीरीज़ है ना, अगर हम उसकी बात करें तो उसमें क्या होता है कि लैंथेनम से लेके, ठीक है, लास्ट वाले एलिमेंट तक, फर्स्ट वाले एलिमेंट से लेके लास्ट वाले एलिमेंट तक रेडियस डिक्रीज़ तो होता है, ठीक है। अलॉन्ग दी सीरीज़ जाएंगे, अलॉन्ग दी पीरियड जाएंगे, रेडियस तो डिक्रीज़ होगा। लेकिन मान लो हमारा फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है, अप टू सो ऑन 14 एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। फर्स्ट एंड सेकंड के बीच, सेकंड एंड थर्ड के बीच, थर्ड एंड फोर्थ के बीच डिफरेंस एटम्स के साइज़ का बहुत कम है, ठीक है, बहुत कम है। अबाउट 10 to 13 या फिर 10 to 18 पिकोमीटर का ही डिफरेंस होता है, जो बहुत ही कम है, इतना ज़्यादा कम होता है। फर्स्ट से लेके 14th तक सिर्फ इतना सा डिफरेंस होना बहुत कम होता है, ठीक है, ठीक है। तो इसी वजह से इसको क्या बोलते हैं, लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। मतलब जब लैंथेनाइड सीरीज़ आ जाती है तो कॉन्ट्रैक्शन हो जाती है, एटम्स छोटे होने लगते हैं, ठीक है, या फिर उनके साइज़ में ज़्यादा फ़र्क नहीं आता। क्यों नहीं आता, इसका मतलब समझो बेटा, क्यों नहीं आता। बिकॉज आप पहले ये समझो कि आप F ब्लॉक की अगर हम बात करें, है ना, F ब्लॉक है, ठीक है, उसके बाद
डी आएगा, उसके बाद आएगा एस, है ना। हम ऐसे ही फिलिंग करते हैं ना, पहले हम करते हैं n-2f, है ना। फिर हम क्या करते हैं बेटा, n-1d, है ना। फिर हम करते हैं ns, यही करते हैं हम, ठीक है। तो ये बहुत बहुत नीचे आ जाता है। देखो बेटा कैसे आ जाएगा, पहले मान लो ये हमारे पास क्या है, f है, फिर इसके ऊपर क्या है, d, फिर इसके ऊपर ns, ठीक है। तो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन की एंड जो बीच में न्यूक्लियस है उसकी हमने क्या देखनी होती है, अट्रैक्शन देखनी होती है, ठीक है। अब क्या है, इलेक्ट्रॉन्स ऐड तो इस ऑर्बिटल में हो रहे हैं, ठीक है, लेकिन हम अट्रैक्शन किसकी देखेंगे, एस वाले 6s वाले इलेक्ट्रॉन की एंड न्यूक्लियस की, इनकी अट्रैक्शन देखेंगे। एंड हमें पता है जो एफ ऑर्बिटल होता है उसकी एफ ऑर्बिटल की, एफ की जो स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है, जो शील्डिंग इफेक्ट होता है, वो बहुत ही लो होता है, बहुत ही पुअर शील्डिंग इफेक्ट ये या स्क्रीनिंग इफेक्ट ये शो करते हैं, स्क्रीन तो कर नहीं पाते, ठीक है। इसीलिए जो बाहर वाला इलेक्ट्रॉन है एंड जो न्यूक्लियस है उनमें अट्रैक्शन क्या कर जाएंगी, ज़्यादा हो जाएंगी, है ना। तो ऐड होता जाएगा इलेक्ट्रॉन, उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज कोई भी इलेक्ट्रॉन उसको शील्ड कर ही नहीं पाएगा, ठीक है। इसीलिए डिक्रीज तो करते हैं, अट्रैक्शन तो इंक्रीज करती है, डिक्रीज तो करते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा डिक्रीज नहीं करते हैं। इसको क्या बोला जाता है, लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, बहुत ही ज़्यादा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये काफ़ी बार पूछा गया है, ठीक है। इसके बाद है कॉज ऑफ लेंथेनाइड कंट्रैक्शन, क्यों होता है, वही बात है, दोबारा से पढ़ लो पॉइंट्स में। द न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज बाय 1 यूनिट, ओनली 1 यूनिट ही इंक्रीज होता है जैसे हम नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन तक जाते हैं, ठीक है। द न्यू इलेक्ट्रॉन्स आर एडेड टू द सेम इनर 4f, एक इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जाता है, 4f सब शेल में ही ऐड हो रहा है। 4f इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को बहुत पुअरली शील्ड करते हैं, ठीक है। विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर एंड न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है, ठीक है। तो इसीलिए टोटल में तो रिडक्शन आती है, लेकिन लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन हो जाती है, मतलब बहुत कम रिडक्शन होगी, ठीक है। इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, मतलब फिर क्या होगा अगर लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन होगी तो क्या होगा। इसीलिए रिजेम्बलेंस आती है सेकंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज़ में। हमने देखा था ना कि सेकंड एंड थर्ड जो ट्रांजिशन सीरीज़ होती हैं उनके साइज़ में ज़्यादा फ़र्क नहीं होता, एक दूसरे के बिल्कुल एक दूसरे के बीच ही मर्ज हो गई होती हैं, है ना। तो इसी वजह से होता है, ठीक है, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से ही। फिर आता है सिमिलैरिटी अमंग लेंथेनॉइड्स। लेंथेनॉइड्स जो होते हैं ना उनकी प्रॉपर्टीज़ में काफ़ी सिमिलैरिटीज़ होती हैं। किसकी वजह से वो सिमिलैरिटीज़ होती है, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से सिमिलैरिटीज़ होती हैं, ठीक है बच्चों। बेसिसिटी डिफरेंस, बेसिसिटी में डिफरेंस होता है किसकी वजह से, इसी वजह से लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से ही बेसिसिटी में डिफरेंस आता है। जो फर्स्ट एंड लास्ट वाले लैथिनम से ल्यूटेटियम में तक जाते हैं हम, तो इनकी बेसिसिटी में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस होता है, किसकी वजह से, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से, ठीक है। फिर आते हैं यूजेस ऑफ लेंथेनाइड, मैं आपको PDF प्रोवाइड करवा दूंगी बेटा, ठीक है। तो आप ये सारे जो है ना यूजेस है लेंथेनाइड के वो एक बार ही रीड कर लेना, ठीक है। इसके बाद आती है केमिस्ट्री ऑफ F ब्लॉक एलिमेंट्स। हाँ जी बेटा, F ब्लॉक एलिमेंट्स में हम क्या देखते हैं, F ब्लॉक एलिमेंट्स तो आपको पता ही है वो क्या होते हैं, एंटी पेनल्टीमेट शेल में क्या होते जाएंगे, ऐड होते जाएंगे। एंटी पेनल्टीमेट शेल मतलब n-2 वाला, ठीक है। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने आपको पहले बता रखी है, n-2 F1 से लेके 14 तक, n-1 D0 से लेके ओनली 1 तक, फिर ns2, ठीक है। इसके बाद ये इनको क्या बोला जाता है, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोला जाता है F ब्लॉक एलिमेंट्स को। दो सीरीज़ है इसमें, एक तो 4F एंड एक 5F। 4F सीरीज़ को लेंथेनाइड्स बोलते हैं। ये La से लेके Lu तक वेरी करती है, मतलब 57 एटॉमिक नंबर से लेके 71 एटॉमिक नंबर तक, ठीक है। इनका जो सिंबल होता है उसको Ln बोलते हैं, लेंथेनाइड बोल देते हैं, ठीक है। ये रेयर अर्थ मेटल्स होते हैं, मतलब अर्थ क्रस्ट में बहुत कम पाए जाते हैं, ठीक है। सेकंड जो इसकी सीरीज़ है दैट इज़ एक्टिनाइड सीरीज़ 5F, ठीक है, जो हमारे सिलेबस में नहीं है, ठीक है। देन जनरल इनकी करेक्टरिस्टिक्स, पहले तो इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, रीड कर लेना, एक बार ही रीड करने वाली है,
हमने लर्न तो नहीं करनी, ठीक है। एक बारी रीड कर लेना इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस, ठीक है। ये बाकियों की है। फिर ऑक्सीडेशन स्टेट्स ज़्यादातर ये जो है +1 एंड +3 ऑक्सीडेशन स्टेट्स सारे ही शो करते हैं, ठीक है। एंड कुछ होते हैं जो क्या है +2 एंड +4 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करते हैं, जैसे +2 एंड +4। जैसे हमारे पास CE एंड TB हैं, ये क्या है +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं एंड स्टेबल होते हैं +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करके ड्यू टू देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। फिर आते हैं EU एंड YB, ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, ठीक है। एंड ये तीनों होते हैं जो ओनली +3 ऑक्सीडेशन स्टेट ही शो कर सकते हैं, ठीक है। देन आता है द स्टेबिलिटी ऑफ डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैज़ स्ट्रॉन्ग इफेक्ट ऑन द प्रॉपर्टीज ऑफ दीज एलिमेंट्स, मतलब इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी का इनकी प्रॉपर्टीज़ पे काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। जो CE4 पॉजिटिव वाली है ये ज़्यादा फेवर की जाती है, बिकॉज ये क्या है नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बना देगी इसके बाद अगर 4 चले जाएंगे तो, ठीक है। इसी वजह से इसको मतलब ऑक्सीडेंट एजेंट भी बोला जाता है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट एजेंट, ठीक है बच्चों। फिर आती हैं हमारे पास EU2 पॉजिटिव स्टेबल होती है, क्यों? इसकी 4F कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है। 4F इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4F7 है, ठीक है। अगर 2 चले जाएंगे तो क्या बन जाएगी, देखो 4F7, ठीक है। देन क्या हो जाएगी 6S2, अगर 2 चले जाएंगे तो क्या बन जाएगी 7। तो इसी वजह से ये क्या होती है स्टेबल होती है, +2 इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। अब 2 होती है, +3 तो सभी की होती है, +3 तो सभी की है, तो ये क्या है +2 से +3 इजीली कन्वर्ट हो जाता है, इसीलिए इसको रिड्यूसिंग एजेंट की तरह यूज़ करते हैं, ठीक है। इसी तरह से YB को भी, ठीक है। फिर बेटा कुछ एक्सेप्शनल कॉम्प्लेक्सेस आते हैं। एक्सेप्शनल कॉम्प्लेक्सेस हैं सम अदर एलिमेंट शो +2 एंड +4 ऑक्सीडेशन स्टेट्स इवन दो उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चाहे F0, F7 या F14 नहीं भी आती ना, लेकिन फिर भी वो करते हैं, वो इनकी एग्जांपल्स ये वाली हैं, ठीक है। फिर आती हैं बट दीज स्टेबल स्टेट्स आर लेस स्टेबल देन +3, लेकिन ये +3 से कम स्टेबल होती हैं, ज़्यादा स्टेबल नहीं होती हैं, ठीक है। फिर आता है बेटा आयोनाइजेशन एंथैल्पी। आयोनाइजेशन एंथैल्पी फर्स्ट एंड सेकंड इनके लगभग होती है, ठीक है। वेरी करती है, अगर हमारे पास स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस आ जाएंगी तो ज़्यादा हो जाएंगी आयोनाइजेशन एंथैल्पीज, ठीक है। फिर आता है बेटा इनका कलर, ये भी कलर शो करते हैं, ये कलर शो करते हैं FF ट्रांजिशन की वजह से। FF भी ट्रांजिशंस होती हैं लेकिन DD से कम होती हैं, तो इसीलिए इनके कलर ज़्यादा डार्क नहीं होते, पेल ही होते हैं। या तो ये कलरलेस होंगे, अगर ये कलर शो करेंगे तो वो पेल ही करेंगे या डीप कलर शो नहीं करते, ठीक है, फेड कलर ही शो करते हैं। इसके बाद मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ भी सेम है डी के, अगर सारे पेयर्ड हैं तो डायामैग्नेटिक, अगर अनपेयर्ड हैं तो पैरामैग्नेटिक। ये दोनों हैं जो डायामैग्नेटिक होते हैं, बाकी सारे क्या होते हैं अनपेयर्ड होते हैं, ठीक है। फिर हम क्या देखते हैं, अगर इनकी भी अगर हमने मैग्नेटिक मोमेंट देखनी हो तो हम ऐसे देख लेंगे, ठीक है। हमें फॉर्मूला पता ही है मैग्नेटिक मोमेंट देखने का, ठीक है। फिर आता है बेटा F ब्लॉक जो एलिमेंट्स होते हैं उनकी, अच्छा 1 मिनट रजे, ये हम करते हैं इनमें ना बेटा थोड़ा सा डिफरेंस होता है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ लैंथेनाइड एंड डी ब्लॉक की। अगर हमने ट्रांजिशन एलिमेंट्स में देखना है ना, तब हम क्या देखते हैं ये वाली मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू लेते हैं, है ना। लेकिन अगर हमने लैंथेनाइड के केस में देखना है ना तो हम मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू ये वाली लेंगे, ठीक है। क्या लेंगे S+1 L+1, ठीक है, एंड इसकी अंडर रूट, ये वाली वैल्यू हम लेंगे। S क्या होता है स्पिन क्वांटम नंबर, L क्या होता है मैग्नेटिक मोमेंट या फिर ऑर्बिटल क्वांटम नंबर होता है, ठीक है। देन आती है केमिकल रिएक्टिविटी, ये क्या होते हैं हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स होते हैं, ठीक है। एंड इनकी केमिकल रिएक्टिविटी भी ऑलमोस्ट सिमिलर होती है, सभी की ऑलमोस्ट सिमिलर केमिकल रिएक्टिविटी होती है। बिकॉज ऑफ देयर सिमिलर केमिकल रिएक्टिविटी इनको सेपरेट करना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है, ठीक है। इनको सेपरेट नहीं किया जा सकता, मतलब पता नहीं चलता कौन रिएक्ट कर रहा है, ठीक है। लैंथेनाइड्स इन जनरल आर मोर रिएक्टिव देन डी ब्लॉक, ये ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं डी ब्लॉक से, ठीक है। लेकिन हमने इनकी रिएक्टिविटी को डिस्कस अच्छे से नहीं करना, सिर्फ ये पॉइंट्स थे जो हमने डिस्कस करने हैं, बाकी सारा चैप्टर हमारे सिलेबस में से कट हो गया है, ठीक है बेटा। तो इसी के साथ हमने ये चैप्टर कंप्लीट कर लिया। थैंक यू।